नमस्कार। तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था तत्व यौगिक मिश्रण, उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सॉल्यूशन और विलियन के बारे में हमें देखना है। हेडिंग लिखिए विलियन या सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने यौगिक मिश्रण, तत्व, लास्ट यौगिक मिश्रण में क्या डिफरेंस है वो सारी डिटेल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख ली है। तो हेडिंग लगाएं आप लोग विलियन या सॉल्यूशन। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण। देखो, समांगी और विषमांगी मिश्रण हम लोगों ने पढ़ा है। समांगी क्या होता है? जैसे एक गिलास पानी है, उसके अंदर मैंने नमक घोला तो इक्वली जो घुल जाए, है ना, जो पूरी तरह से घुलनशील हो, वो होता है समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, विलियन कहते हैं। जैसे दो गिलास पानी में नमक का सॉल्यूशन है, उसको मैं मिला रहा हूं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाने पर जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, उससे विलियन बन जाता है, उसे विलियन कहते हैं। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों में ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है के मिश्रण से बनता है। ठोस का मिश्रण हो सकता है, द्रव का मिश्रण हो सकता है, गैस का मिश्रण हो सकता है। जैसे अब क्या करें, मान लीजिए एक गिलास पानी है, उसमें कोई ठोस पदार्थ का मिश्रण है, वो मैंने मिलाया और उसको अच्छी तरह से घुलनशील बना दिया, घुल गया वो। तो अब जो विलियन बना वो ठोस का विलियन हो गया, है ना। अगर कोई गैस को मिला रहे हैं तो वो गैस का विलियन हो गया। अगर द्रव है तो द्रव का विलियन हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, जो विलियन है ना, विलियन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलायक ज्यादा क्वांटिटी में होता है, मैक्स लिख रहा है, और विलय जो होता है मिनिमम, कम क्वांटिटी में होता है। तो विलय मान लीजिए ठोस है और विलायक अधिकतर क्या होता है, वाटर। वाटर। तो अगर ठोस को मिला रहा हूं मैं, तो जो विलियन बनेगा ठोस का विलियन बनेगा। मैं गैस को मिला रहा हूं तो गैस का बनेगा, और अगर द्रव को मिला रहे हैं तो द्रव का बनेगा। तो ये लिखा हमने, विलियन के दो या अधिक पदार्थों में ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं, मिश्रण से बनता है। मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से विस्तृत रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थों को विलय, सॉल्यूट कहते हैं। हम लोगों ने लिखा भी है अभी यहां पर, दैट इज विलय, दैट इज विलायक। आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसे। अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन के क्या प्रकार होते हैं भाई? पहला होता है, देखो, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक में विलय की मात्रा किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा में उपस्थित हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, विलय जैसे ठोस मिलायक की मात्रा किसी निश्चित टेम्परेचर पर अधिकतम संभव मात्रा में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। जिसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक गिलास वाटर है ना, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है ग्लास में, और अब हम इसमें विलय मिला रहे हैं। विलय हमने मिलाया ठोस, जैसे सपोज हमने शुगर के क्रिस्टल्स मिलाए, तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिसॉल्व करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा ठोस का विलयन। ठोस में हमने मिलाया इसके अंदर शुगर के क्रिस्टल, तो सॉल्यूशन बन गया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। तो जब हमने इसके अंदर ठोस शुगर के क्रिस्टल मिलाया, तो किसी निश्चित टेम्परेचर पर अधिकतम मात्रा में संभव हो, तो मैक्सिमम जितना वो उसके अंदर डिसॉल्व हो सके, जैसे हमने शुगर के क्रिस्टल, शुगर इसके अंदर ऐड की, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जिसकी उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो सके, और उससे जो सॉल्यूशन बन रहा है, विलयन बन रहा है, वो कहलाएगा आपका सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन। मतलब एक गिलास पानी में हमने चीनी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, है ना, एक गिलास पानी के अंदर, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो जिस फिक्स टेम्परेचर पर
वो उसके अंदर जितनी क्वांटिटी घुल जाए अधिकतम संभव मात्रा में, वो जितने उपस्थित हो विलय, वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा किसी ताप पर संतृप्त की आवश्यक मात्रा से कम हो, वो कहलाते हैं असंतृप्त विलयन। इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है रियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन। वह विलयन जिसमें विलय के कण आणविक आकार के होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इनके कणों का व्यास दे रखा है 1a इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इन कणों को अत्यधिक शक्तिशाली प्रकाशक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर से छानकर विलायक व विलय को अलग नहीं किया जा सकता है। इनमें विलायक इतना छोटा होता है इसलिए देख नहीं सकते। इनमें विलायक व विलय के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। दो गैसों का विलयन, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, अमोनियम क्लोराइड का जल में विलयन, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन आदि वास्तविक विलयन के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके उदाहरण क्या है? दो गैसों, जब दो गैसों का आपस में मिला रहे हैं, ठीक है, गैसों में क्या होता है, अणु दूर दूर होते हैं, बड़े होते, सॉरी गैसों का विलयन, दो गैस हैं उसके अंदर क्या होता है, दूर दूर होते हैं उसके एटम्स। चीनी का विलयन हो गया, नमक का विलयन हो गया, ये सब इसके वास्तविक सॉल्यूशन की। और अच्छा, इनको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनका आकार इतना होता है, छोटा होता है, इसलिए हम इनको सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। आगे देखिए, तो ये तो हो गया आपका रियल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सस्पेंशन, निलंबन। सस्पेंशन क्या होता है भाई? यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी क्यों बोला? कि जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी था, मैंने उसके अंदर रेत डाल दी, है ना, तो डिजोल्व की, तो कुछ टाइम बाद ही रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर रह जाएगा, है ना। या हमने पानी के अंदर तेल डाल दिया तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं। इसमें विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻10 मीटर तथा विलय के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 मीटर की कोटि का होता है। निलंबित पदार्थ के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जैसे पानी के अंदर रेत डाली तो उसको हम अपनी नेक्ड आंखों से देख सकते हैं कि वो घुली नहीं है और वो नीचे बैठ जाती है। जैसे मिट्टी के कणों को जल में डालकर हिलाने से निलंबन मिश्रण बनता है ना, मिट्टी भी नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाएगी। निलंबित कण कुछ समय बाद पात्र की तली में बैठ जाते हैं। तो निलंबित कण कौन से हुए? जो मिट्टी हमने डिसॉल्व की है, तथा इन कणों को फिल्टर पेपर से हम अलग कर सकते हैं। आप इसको एक एवरीडे लाइफ के एग्जांपल से यूं समझ सकते हैं कि कई बार हम ऐसी सिरप लेके आते हैं, है ना, तो उसको जब भी हमें यूज करना होता है तो हम पहले उसको हिलाते हैं, शेक करते हैं, फिर हम यूज करते हैं। क्योंकि जब हम उसको देखते हैं ना, तो जब शेक करने से पहले आप देखोगे उसके अंदर सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। निलंबित कण अलग होते हैं, ऊपर का लिक्विड अलग होता है। तो जब शेक करोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर हम उसको पी लेते हैं। तो ये होता है निलंबन, जिसमें निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं और इसे विलायक के कणों का आकार इतना होता है और इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, है ना। निलंबित कण कुछ समय बाद पात्र की ताली में बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला आता है कोलाइड। कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इससे। कोलाइड क्या होते हैं? देखो इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 मीटर तथा 10⁻9 मीटर के मध्य होता है। विलय के कणों का आकार अर्थात वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। वास्तविक विलयन से तो बड़ा और निलंबन से छोटा। ठीक है। स्टार्च सॉल्यूशन दूध, स्याही, रक्त, साबुन, जल, टूथपेस्ट, जेली, गोंद, कोहरा आदि कोलाइड विलयन के उदाहरण है। कोहरा जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्टार्च विलयन, दूध, ये सब, इसकी टूथपेस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोलाइड के। जो निलंबन, जो कोलाइड जो होता है वो वास्तविक विलयन से तो बड़े होते हैं, निलंबन वाले कणों से छोटे होते हैं। कोलाइडी विलयन समांगी दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में होते विषमांगी हैं। दिखते तो समांगी है लेकिन होते विषमांगी है। कोलाइडी कण केवल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। वास्तविक विलयन से तो क्या होते हैं? बड़े और निलंबन से छोटे। कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं, कुछ समय तक रखने पर पृथक नहीं होते हैं। कोलाइडी कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं। कोलाइडी विलयन उसमें से गुजरने वाले प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडों के प्रमुख गुण और इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हम लोगों ने, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। क्या होता है? कोलाइडों का गुण होता है टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, आगे देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट।
टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश के किरण पुंज को अंधेरे में कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, जब प्रकाश डाल रहे हैं तो टॉर्च से अंधेरे में, जब प्रकाश के किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इसे प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव का कारण यह है कि कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से प्रकाश आता है या सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ में धूल के कणों के कारण प्रकाश का पथ दीप्तमान हो जाता है। यह भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे होने की वजह से वास्तविक विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजरने पर प्रकाश की किरणों का पथ दिखाई नहीं देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार एक छोटी सी जगह से, है ना, टॉर्च डाल रहे हैं हम, तो उस टॉर्च जब हम डाल रहे हैं ना अंधेरे कमरे में या कोई ऐसी जगह जहाँ लाइट ना हो, तो आप देखोगे वो टॉर्च में क्या होता है कि एक पथ जनरेट हो जाता है ना, धूल के कण दिखते हैं हमें। तो ये जो पथ दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से प्रकाश आता है, सिनेमा हॉल जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ में धूल के कणों के कारण प्रकाश का जो पथ है, मतलब उसमें जो प्रकाश का पथ है ना, वो हमें विजिबल दिखाई देता, दीप्तमान हो जाता है वो, क्योंकि वो धूल के कण की वजह से एक पथ जनरेट हो गया है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव। ठीक है, तो वास्तविक विलयन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वास्तविक विलयन में उसके कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। नोट करो इसे। नेक्स्ट, ब्राउनिंग गति, यह भी टिंडल प्रभाव का कोलाइड सॉल्यूशन का एक गुण है। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते हैं। कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं उनकी दिशा कोई फिक्स नहीं होती, अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, उसे ब्राउनियन मूवमेंट हम कहते हैं। अगला है थर्ड, स्कंदन, कोएगुलेशन। कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की प्रक्रिया को कोलाइडी विलयन में से अगर हम कोलाइडी कण को के अवक्षेपण कर लें उनका, तो उसकी प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। रुधिर एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। शरीर में चोट लगने स्थान से जब खून बहता है तो फेरिक क्लोराइड या फिटकरी लगाने से खून का बहना रुक जाता है, इसमें स्कंदन हो जाता है ना। फेरिक क्लोराइड में फेरिक आयन होता है, फिटकरी में एल्यूमिनियम Al+3 उपस्थित होते हैं। ये धनायन रुधिर के ऋणात्मक कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर देते हैं, जिससे खून का बहना रुक जाता है, थक्का जम जाता है, वैसे बोलते हैं, है ना। तो होता क्या है, मेन एग्जांपल याद रखना, रुधिर एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। सपोज हमने उस पर फिटकरी लगाई तो एल्यूमिनियम Al+3 में होता है, ये धनायन रुधिर के ऋणात्मक कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर देता है। अवक्षेपण की प्रक्रिया को स्कंदन हम कहते हैं। आगे बढ़े, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। अच्छा, इसको भी क्लासिफाई कर दिया। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण दो पार्ट में करते हैं। जैसे हमने विलयन लिखा था अभी, तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, इसमें दो अवस्थाएं होती है, परिक्षेपण माध्यम और एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है ये तो एक तरह से विलय होती है। विलयन में जैसे हम पढ़ते हैं वो परिक्षेपण माध्यम होता है, एक तरह से विलय। तो कोलाइडल विलयन में जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो तो होता है परिक्षेपण माध्यम, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम विलय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। विलय के आधार पर, जैसे लिखा है, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण परिक्षेपण माध्यम विलायक और परिक्षिप्त प्रावस्था विलय के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर कोलाइडी विलयनों को 8 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे कैसे, द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को, द्रव में ठोस मिलाया है ना, तो द्रव क्या हो गया आपका? परिक्षेपण माध्यम, जो ज्यादा क्वांटिटी में है ना। और जो हम मिला रहे हैं ठोस सॉलिड, तो ये एक तरह से विलय का काम कर रहा है। जो कम क्वांटिटी में है, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, के कोलाइडी विलयन को सॉल कहते हैं। आपसे बोले सॉल क्या होता है, तो सॉल दो चीजों से मिलकर बना है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या है, इसके अंदर जो कम है, ठोस किसमें मिला रहे हैं? द्रव में, वो क्या हो गया? परिक्षेपण माध्यम, और उससे क्या बन गया? सॉल। तो जिसको हम मिलाते हैं उसके बेसिस पर ही बन रहा है ना। यदि परिक्षेपण माध्यम जल है और अल्कोहल व बेंजीन हो, या तो जल हो, अल्कोहल हो या बेंजीन हो, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो कोलाइडी विलयन को क्रमशः, अब क्या कर रहे हैं हम? परिक्षेपण माध्यम हमने यहां रखा था द्रव, उसमें ठोस मिला है तो सॉल बन गया, है ना।
अगर परिक्षेपण माध्यम में हमने द्रव की जगह द्रव पर्टिकुलर हमने वाटर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, बेंजीन ले लिया और उसके अंदर हम ठोस को मिला रहे हैं, तो कोलाइडी विलयन जो बन रहा है वो क्रमशः क्या हो जाएगा, अगर जल में मिला रहे हैं तो हाइड्रोसोल हो गया, अल्कोहल में मिला रहे हैं तो अल्कोसोल हो जाएगा, बेंजीन में मिलाएंगे तो बेंजोसोल हो जाएगा। जैसे इस तरह से समझ सकते हैं आप। ये आपका पानी है, वाटर, तो ये तो होगी आपकी परिक्षेपण प्रावस्था जो ज्यादा क्वांटिटी में, मैक्स। और जो इसके अंदर सॉलिड हम मिला रहे हैं ये होगी परिक्षिप्त प्रावस्था, जैसे विलय, जो कम क्वांटिटी में, मिनिमम। तो अगर हम जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोसोल बन जाएगा। कोई द्रव लेंगे, समझने के लिए द्रव लिया तो सॉल, अब द्रव कौन सा है, वाटर लिया तो हाइड्रोसोल, अल्कोहल लिया तो अल्कोसोल, बेंजीन लिया तो बेंजोसोल। ये इसका टाइप है अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक टेबल देख सकते हो आप, इसको आपको याद रखना है। परिक्षेपण माध्यम में जानते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में, जस्ट लाइक विलायक। परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम क्वांटिटी में, विलय की तरह। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्थाएं लिख रखी है, जैसे हमने लिखा ना अभी यहां पर। टोटल हम क्या कर रहे हैं, कोलाइडी विलयनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। तो उनके अलग अलग टाइप्स देखो यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है कोलाइडल के अंदर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखो परिक्षेपण माध्यम में जो भी हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, एक तरह से विलायक, और इसके अंदर ये हम मिला रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था विलय की तरह जो कम क्वांटिटी में। तो ठोस, अगर ठोस ही परिक्षेपण माध्यम है और ठोस ही परिक्षिप्त अवस्था हम उसको मिला रहे हैं, तो जो बनेगा कोलाइडल विलयन वो होगा सॉल, और कौन सा होगा, ठोस सॉल। उदाहरण है इसका मोती, रूबी, है ना, और हम ये पढ़ते हैं हम, रंगीन कांच, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आता है परिक्षेपण माध्यम, फिर ठोस लिया हम लोगों ने, तो 3 टाइम तक ठोस चल रहा है ना। अब ठोस में पहले ठोस मिलाया तो ठोस सॉल बन गया, जिसमें मोती, रूबी, रंगीन कांच आ गया। अब परिक्षेपण माध्यम अभी भी ठोस ही है, अब उसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, द्रव मिला रहे हैं। ठोस के अंदर द्रव मिला रहे हैं, द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो जो बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन, वो क्या बन जाएगा, जेली या जेल आप बोल सकते हो। ठोस के अंदर द्रव मिला रहे हैं। उदाहरण पनीर, लेसन, एक मक्खन, फल, जेली इत्यादि, ये किसके एग्जाम्पल हैं, जेली के, जिसमें परिक्षेपण प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम तो ठोस है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। अब क्या कर रहे हैं, ठोस, अगेन परिक्षेपण माध्यम ठोस ही है, मैक्सिमम क्वांटिटी, और इसके अंदर हम मिला रहे हैं गैस। तो जो बनेगा ठोस के अंदर गैस का, ठोस के अंदर पहले ठोस मिलाया, ठोस सॉल बन गया, रूबी, मोती, रंगीन कांच। ठोस के अंदर हमने द्रव मिलाया, जेली बन गया, है ना, पनीर वगैरह। अब ठोस के अंदर गैस मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस फॉर्म, जैसे पॉलीस्टाइरीन फॉर्म, रबर फॉर्म इत्यादि। इंपॉर्टेंट डेट है। अब परिक्षेपण माध्यम हमने लेंगे द्रव, और द्रव के अंदर मतलब परिक्षेपण माध्यम फिक्स कर लिया, द्रव है ज्यादा क्वांटिटी में। अब उसके अंदर ठोस मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे और गैस मिलाएंगे। तो द्रव के अंदर हमने ठोस को ऐड किया तो जो सॉल बनेगा, सॉल बन जाएगा। अब द्रव कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए जल है, वाटर है तो हाइड्रोसोल हो गया, अल्कोहल है तो अल्कोसोल हो गया, बेंजीन है तो बेंजोसोल हो गया, जैसे सल्फर जल, नमक जल इत्यादि। अब द्रव के अंदर द्रव मिलाएंगे, द्रव में द्रव भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पायस बन जाएगा। जैसे दूध, आपसे पूछ लें दूध किस टाइप का कोलाइडल विलयन है, तो आप क्या बताओगे, द्रव द्रव। द्रव परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, तो पायस बन जाएगा कोलाइडल विलयन। क्या एग्जाम्पल हो गया, दूध, तेल, पानी, विलयन। अब द्रव के अंदर अगर हम गैस मिला रहे, परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, गैस, तो क्या बन जाएगा, झाग बन जाएगा, जैसे साबुन का झाग, फेनिक क्रीम इत्यादि। फिर आता है गैस। गैस में हमने ठोस, द्रव और गैस तो ऐसी। गैस के अंदर ठोस मिलाएंगे तो बन जाएगा ठोस एरोसोल, एरोसोल बनेगा, है ना। परिक्षेपण माध्यम गैस है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, फिर परिक्षेपण माध्यम गैस है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। तो अगर ठोस मिलाएंगे तो ठोस एरोसोल बन जाएगा, द्रव मिलाएंगे तो द्रव एरोसोल बनेगा, गैस के अंदर एरोसोल बनेगा। तो ठोस मिलाएंगे तो धुआं, और गैस मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोहरा, धुंध, बादल। आपसे पूछ लें बादल कौन सा कोलाइडल विलयन है या धुंध कौन सा कोलाइडल विलयन है, तो आप बताओगे गैस द्रव। आपसे पूछ लें धुआं तो आप बताओगे गैस ठोस। दोनों एरोसोल है, एक ठोस एरोसोल है, एक द्रव एरोसोल है। तो इसलिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। 1
2, 3 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे कोलाइडी विलयन जो है, कोलाइड्स जो है, उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। हेडिंग लिखें आप लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन कराने में बादलों में जल के आवेश युक्त कण वायु में उपस्थित होते हैं, जो कोलाइडी विलयन होता है। वर्षा जल के छोटे छोटे कणों के पास पास आने से होती है। बादलों में क्या होता है, जल के आवेश युक्त कण वायु में उपस्थित होते हैं, जो कोलाइडी विलयन होता है। वर्षा जल के छोटे छोटे कणों के पास पास आने से वर्षा हो जाती है। कृत्रिम वर्षा में वायुयान से आवेश युक्त रेत बादलों पर गिराने से, मतलब कृत्रिम वर्षा की जो आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो जो प्लेन से क्या करते हैं, आवेश युक्त रेत बादल पर गिराने से जल के जो कोलाइडल विलयन होते हैं आवेश मुक्त हो जाते हैं। आवेश मुक्त होने के कारण जल के जो छोटे छोटे कण विद्युतीय प्रतिकर्षण के कारण पास पास नहीं आ पाते थे, वो पास आ जाते हैं, वर्षा के रूप में हमारे नीचे धरती पर गिरते हैं। इस तरह से जो आर्टिफिशियल रेन है वो की जाती है। प्लेन से हम रेत के कण गिराते हैं बादलों पर, तो कोलाइडी कण जो है आवेश मुक्त हो जाते हैं। आवेश मुक्त होने के कारण जल के जो छोटे छोटे कण हैं विद्युतीय प्रतिकर्षण के कारण जो पास पास नहीं आते वो पास आ जाते हैं, आवेश मुक्त हो गए क्योंकि, और वर्षा के रूप में धरती पर पानी गिरने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग, हम देखते हैं हमने आकाश जो होता है ब्लू कलर का, नीले रंग का क्यों होता है, नीले, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंस क्या है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या अन्य कोलाइडल कण प्रकाश के नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं। वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं, अन्य कोलाइडल कण होते हैं, वो प्रकाश के नीले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं तथा नीले रंग का पकीनन करते हैं, जिससे आकाश का जो रंग है वह हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डेल्टा का निर्माण। ठीक है, नदियां वगैरह समुद्र उसके वहां बनता है डेल्टा। क्या होता है, जहां नदियां समुद्र में जाकर मिलती है ना, नदी जो कहां मिले, समुद्र में जाकर मिलती है, वहां पर मिट्टी की त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे समुद्र है उसमें नदियां जाके मिल रही है, तो जहां पर नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं वहां पर मिट्टी का त्रिभुजाकार भूमि का एक एंगल क्रिएट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। नदियों में मिट्टी व रेत के कण कोलाइड कणों के रूप में विद्यमान होते हैं, है ना। समुद्री जल में नमक होता है, अन्य विद्युत अपघट्य गुले रहते हैं उन स्थानों पर जहां पर नदियां समुद्र में मिलती है। नदियों में उपस्थित मिट्टी व रेत के कण समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदित हो जाते हैं तथा अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, इन्हें डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। भाई क्या होता है, नदियों के अंदर मिट्टी कोलाइडल कण होते हैं और समुद्र के पानी में नमक होता है जो विद्युत अपघट्य का काम करता है ना। और विद्युत अपघट्यों के द्वारा वो जो रेत के कण कोलाइडल कण है वो क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं तथा अवक्षेप के रूप में जो बचता है वो डेल्टा की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। नोट करें आगे। फिर दे रखा है खाद्य पदार्थों में कोलाइडी विलयन। हम जानते हैं दूध, पनीर, अंडे, आइसक्रीम इत्यादि खाद्य पदार्थ कोलाइडी रूप में होने के आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। जल शोधन में, जल के प्यूरिफिकेशन में, अशुद्ध जल में अशुद्धियां कोलाइडी विलयन के रूप में होती है। भाई कोई पानी है वो अशुद्ध है, तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो कोलाइडी विलयन के रूप में होती है। इन्हें दूर करने के लिए हम फिटकरी मिलाते हैं, जिससे कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, तो अशुद्धियों का अवक्षेपण हो जाता है। मतलब क्या होता है, फिटकरी डाली तो कोलाइडी कणों का स्कंदन हो गया, उनको अलग कर दिया और फिल्टर पेपर से हम छानकर उनको अलग कर लेते हैं। इसलिए इसे हम वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज में लेते हैं। आगे बढ़, कपड़ों की धुलाई में साबुन या डिटर्जेंट जल में घुलकर कपड़ों में गंदगी, धूल आदि के साथ मिलकर उनका स्कंदन कर देते हैं। भाई क्या करते हैं, हम साबुन डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़े धोने में, तो जल में घुलकर कपड़ों में जो भी गंदगी, धूल आदि के कण है उनका स्कंदन कर देते हैं और साफ पानी में घुलने पर जैसे पानी साफ डालेंगे वो बाहर निकाल देता है उस गंदगी को। तो ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस है, उपयोग है। हेडिंग लिखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन व घटनाओं को निम्न दो भागों में बांटते हैं, भौतिक और रासायनिक। वह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें पदार्थों की केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, परंतु पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूलतः पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट,
भौतिक परिवर्तन के गुण केवल भौतिक गुणों अवस्था, आयतन, आकृति, आकार, ताप, घनत्व, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण जो होते हैं उनमें घनत्व, रंग, गंध, ताप, आकार, आयतन, आकृति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटा दो तो पुनः ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही पहुंच जाते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय के मतलब रिवर्सिबल, कारण हटा दिया वापस उसी अवस्था में चल गए, नए पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं। आगे देखिए, अब इनके देखो उदाहरण देख लो आप भौतिक परिवर्तन के। भौतिक परिवर्तन की क्या हो गई, जैसे बर्फ का बनना। अब हमने कारण क्या दिया, पानी को बर्फ बनने के लिए हमने क्या करा, उसको रेफ्रिजरेट किया, है ना, फ्रिज में रखा तो बर्फ जम गया। बाहर निकाल दो तो वापस पानी में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अपनी अवस्था में वापस चेंज हो जाएगा। वाष्प का बनना, लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, शक्कर का पानी में विलय, स्प्रिंग का खींचना या दबाना, स्प्रिंग को खींची छोड़ा वापस उसी अवस्था में चली गई, है ना। विद्युत अपघटों का आयनिक योजन, रबड़ को खींचना, धातु की वस्तु को गर्म करके लाल करना, दूध क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, सोने और धातु को पिघलाना, कांच का टूटना, कांच का फटना, कागज का फटना, बल्ब का चलना, मोमबत्ती से मोम का पिघलना, गलन, वाष्पन, संघनन, हिमायन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। वीडियो पॉज करके स्लाइड को लिख लेना आप लोग, क्या क्या एग्जाम्पल हैं भौतिक परिवर्तन के। उसके बाद देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्था के साथ साथ उसका रासायनिक गुण में भी चेंजेस हो जाते हैं, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो। ऐसे पदार्थ, वह परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुण भी चेंज हो जाए तथा परिवर्तन का कारण अगर हम हटा दें तो आवश्यक नहीं है कि वह प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ले, जरूरी नहीं उसी अवस्था में आ जाए। तो रासायनिक परिवर्तन के जो गुण हैं वो क्या क्या है। परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण संगठन में पूर्णतः भिन्नता होती है, सामान्य पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। यह परिवर्तन स्थायी अनुत्क्रमणीय होते हैं, स्थायी होते हैं, अनुत्क्रमणीय, जरूरी नहीं वापस उसी अवस्था में आ जाए। नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल देखो इनके उदाहरण क्या क्या है। कोयले, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनाना, ठीक है। अगला देखो सब्जी का खराब होना। अब एक बार सब्जी खराब होगी तो वापस तो नहीं होगी, है ना, इस तरह से रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, दूध का फटना, प्रकाश संश्लेषण, कोयले का हीरे में परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, कच्चे फल का पलना, शरीर में भोजन का पचना, अंगूर के रस का किण्वन, है ना, भोजन का पकना, दही किण्वन, श्वसन, पेट्रोल डीजल आदि ईंधन का जलना, पानी का जल अपघटन, है ना, पटाखों का विस्फोट, मोमबत्ती का जलना, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। कुछ दोनों के भी उदाहरण है इसके अंदर, है ना। तो ये हमने इसके रासायनिक परिवर्तन देखे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था ही परिवर्तन हो जाती है, और ऐसा नहीं परिवर्तन का कारण हटा दे तो वापस चेंज हो जाए, वो जरूर नहीं। जैसा हमने देखा ऐसा परिवर्तन पदार्थों की अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुण बदल जाते हैं, और परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो, इसमें नए कोई प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए दोनों के, है ना, इसमें भौतिक रासायनिक दोनों के ही एग्जाम्पल मिक्स है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, तत्व यौगिक मिश्रण, जिसके अंदर हम लोगों ने तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको देखा। उनके एग्जाम्पल आपको मेन याद रखना है, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं भाई यौगिक कौन सा है इनमें से, मिश्रण कौन सा है, समांगी मिश्रण कौन सा है, विषमांगी कौन सा है। फिर हम लोगों ने विलयन की डिटेल देख ली पूरी, संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त क्या है, कोलाइडी विलयन देख लिया, निलंबन देख लिया, वास्तविक विलयन, ये सारी डिटेल विद एग्जाम्पल हम लोग ने देख ली। ठीक है, तो इनको स्लाइड को आप नोट करना, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।